Dear audience, welcome back to the session. For the next session, we have Mr. Hamad Siddiqui. Mr. Hamad Siddiqui is a highly experienced chartered accountant with career spanning over 9 years. Hamad Siddiqui's journey began at PwC and is currently working as manager, group consolidation at a leading European e-commerce aggregator. He is known for his specialization in international finance and reporting standards. Hamad has a proven track record of crafting IFRS position papers, managing financial consolidations, and ensuring compliance with accounting standards. Currently, he oversees financial processes, preparation of financial statements, and IFRS impact assessment of group-wide transactions. Dear audience, please join me in welcoming Mr. Hamad Siddiqui. Assalamu alaikum, everyone. My name is Hamad Siddiqui, and today we will be covering 3 standards, probably. And let's see if we have time for one more. So starting off, we will be doing IFRS 9, financial instruments, new standards, and काफ़ी इसकी request भी आती है कि इसको इसके summarized इसकी वो picture दे दी जाए. तो मेरी कोशिश होगी कि इसको थोड़ा सिंपल भी ही रखूं और इसमें जो जो चीजें उसकी कंसाइज तरीके से बताई जा सकें वो आपको बता दी जाए. सो स्टार्टिंग ऑफ राइट सॉरी सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. सो बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक फाइनेंशियल एसेट हो एक एंटिटी का और फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो किसी दूसरी एंटिटी की. इसकी स्कोप एक्सक्लूजन्स है कुछ. सो फॉर आप योर इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, उसमें आप IAS 27, 28 की तरफ जाते हैं एंड यू डोंट अप्लाई IFRS 9 देयर. फिर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं लीजेस के स्टैंडर्ड के, तो उस पर आप IFRS 16 अप्लाई करते हैं. सिमिलरली एम्प्लॉइज के राइट्स, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स, इसको IAS 19 डील करता है, इस पे भी IFRS 9 अप्लाई नहीं होता. Then there is insurance contracts and share-based payments, उसके ऊपर आप IFRS 2 लगाते हैं. So सबसे पहले हम बल्कि पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके दिमाग में फाइनेंशियल एसेट क्या होता है. Any volunteers in the crowd या जो भी virtually जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ. So एक कोई बेसिक सी आप लोग के दिमाग में क्या डेफिनेशन आती है फॉर फाइनेंशियल एसेट्स? जी, एनीवन? कैश. यस, वेरी गुड. और कोई एग्जांपल? जी, ऑनलाइन मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड. ओके, राइट. सो डेफिनेशन को इसको देख लेते हैं. सो कैश, एज राइटली पॉइंटेड आउट, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने एक किसी बेसिकली एंटिटी के शेयर्स खरीदे हुए हैं. कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है आपका कि आपने कैश रिसीव करना है या कोई और फाइनेंशियल एसेट रिसीव करना है किसी एक और एंटिटी से. सिमिलरली कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज है जो कि एंटिटी के लिए फेवरेबल है. और सिमिलरली कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटिटी अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करके जो है उसको सेटल करेगा, मगर उसका नंबर अभी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है. तो ये एक ब्रीफ उसकी एक डेफिनेशन के पॉइंट्स में आ जाता है. अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स डिटेल में इसकी क्या क्या कैटेगराइजेशंस हैं और उसमें क्या क्या आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स बताई हुई है स्टैंडर्ड ने. इसको ब्रीफली अगर हम फाइनेंशियल एसेट को डिवाइड करें, नंबर 1 इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, द अदर वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डेट, उसको मैं FVTOCI डेट बोलूंगा ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन. The third one is FVTOCI equity investments, and the other one is fair value through profit and loss, और FVTPL भी इसको कहा जाता है. So सबसे पहले बात करते हैं amortized cost की. कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि इन 2 क्राइटेरियाज को मीट करता हो उसको हम amortized cost के अंदर काउंट फॉर करते हैं. और amortized cost की अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. So number 1 is business model test. क्या मैं, और दूसरा आ जाता है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. सो द नंबर 1 इज बिजनेस मॉडल टेस्ट.
मैंने वो एसेट अपने पास क्यों रखा हुआ है? क्या मैंने वो एसेट इसीलिए रखा हुआ है ताकि मैं उसको होल्ड करूं अपने पास, और सेकंड इज कि क्या मैं उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करूं? और कैश फ्लोज मैं जब कहता हूं तो कैश फ्लो से मेरी मुराद है एंटायरली दो चीजें, जिसमें आ जाता है पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जो अगर मेरे कैश फ्लोज जो मुझे उस फाइनेंशियल एसेट से मिलने हैं, इफ दे आर सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो कैश फ्लो टेस्ट पास कर जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे एसेट्स की, ऐसे फाइनेंशियल ऐसे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो ये टेस्ट पास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है अपने पास, मगर मैंने उसको रखा हुआ है कि मैं उसको होल्ड करूं, और तक मैं और जैसे ही मुझे कोई लेट से अच्छा मौका मिले तो मैं उसको बेच दूं। और उसकी एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आपने एक डेट इंस्ट्रूमेंट कोई किसी भी लिस्टेड आपने कोई बॉन्ड उठाया हुआ फॉर एग्जांपल, और आपकी इंटेंशन है कि आपने उसके जो भी उससे रिलेटेड इंटरेस्ट आता है वो आप रिसीव करेंगे, बट आपको अगर उसकी फेयर वैल्यू आपको लगा कि उसकी प्राइस मुझे अच्छी मिल जाएगी आज, तो आप उसको बेच भी देंगे। तो उस इसमें अब आपकी जो पेमेंट जो बेसिकली आपने कैश फ्लो रिसीव करने हैं ना, वहां पे कैश फ्लो टेस्ट इस तरह फेल हो जाएगा कि मेरे सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं होंगे, मुझे जहां मौका लगेगा मैं उसको बेच दूंगा। फिर बात करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। सो दो कैटेगरीज में नंबर वन इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखी हुई, और द सेकंड वन इज जो कि मैंने ट्रेडिंग के लिए रखी हुई है। जो मैंने ट्रेडिंग के लिए रखी हुई है, मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, और मैं कहता हूं कि जो भी मुझे फेयर वैल्यू गेन लॉस आए, मैं उसको उसको जो है वो एंजॉय करूं, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं उसको बेच दूं। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको अपने पास उसको कैरी करूं, और जहां मुझे उसके अच्छा प्राइस मिला, आज मैंने लेट से एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट उठाया है, आज पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, PSX पे मैंने एक शेयर उठाया और आज मुझे उसकी प्राइस लेट से 80 रुपीज़ का मिला। 3 दिन बाद उसकी प्राइस 88 पे चली गई, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा बेनिफिट है, 8 रुपये पे बेच देता हूँ। सो दिस इज एंटायरली फॉर ट्रेडिंग। तो मैंने उसकी अकाउंटिंग क्या की कि मैंने जो भी उसके गेन लॉस आया वो मैंने PNL में चार्ज कर दिया। वेयर एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट की दूसरी टाइप में हमने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा हुआ होता वो इंस्ट्रूमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कलेक्ट भी करना है कैश फ्लो, और अगर हमें मौका लगा तो हम उसको बेच भी देंगे, मगर मेरी इंटायर नियत बेचने की नहीं होती। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी FVTOCI इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ये एक इररिवोकेबल चॉइस है। आपने डे 1 पे डिसाइड कर दिया कि मैं इसको FVTOCI इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करता हूँ, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये सारी क्लासिफिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये देखूं कि मेरा बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो आपको एक हेल्प आउट कर सकता है कि आपने किस तरह से ये डिसीजन लेना है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने बिजनेस मॉडल और मेरा एंटिटी का मेरा बिजनेस मॉडल और ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रिसीव करने हैं, अगर मेरा आंसर है यस, तो अगला सवाल आता है कि क्या जो उसके कैश फ्लो हैं वो सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट हैं? यस। और क्या मैंने अपनी इनिशियल डे पे जब मैं इसको रिकग्नाइज करता हूं, तो क्या मैंने फेयर वैल्यू ऑप्शन को तो अप्लाई नहीं किया हुआ? अगर मैंने ये सब नहीं किया हुआ तो उसका मतलब है ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। अब चलते हैं डिसीजन पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटीज बिजनेस मॉडल टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज? अगर इसका जवाब है नो, तो क्या मैंने ये इसलिए रखा हुआ है कि मैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को रिसीव करूं और बेच दूं? अगर इसका जवाब यस है तो मैं फिर डिसीजन ट्री में नीचे जाता जाऊंगा, फिर मैं कैश फ्लो टेस्ट की तरफ जाऊंगा कि क्या मेरे जो कैश फ्लो आने हैं वो सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैं। अगर वो हैं तो फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या मैंने फेयर वैल्यू ऑप्शन पे तो नहीं रखे हुए वो? अगर मैंने फेयर वैल्यू पे नहीं रखे हुए, और अगर मैंने सॉरी फेयर वैल्यू पे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि नाउ दिस इज योर FVTOCI इंस्ट्रूमेंट। और अगर इन सारे सवालों के जवाब नो हैं, और मेरी इंटेंशन ही ये है कि मैंने बिजनेस से मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे मैंने गेन कमाना है और उसको बेचना है, और मैंने उसको कुछ होल्ड नहीं करना, तो मैं सारी की सारी अकाउंटिंग FVTPL पे करूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में भी मेरे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए दो डिसीजन पॉइंट्स बनते हैं। पहला सवाल ये कि क्या मैंने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है? अगर मेरा जवाब है यस, तो मैं FVTPL अप्लाई करूंगा, और जो भी उससे रिलेटेड डिविडेंड इनकम आएगी वो मैं अपने PNL में रिकॉर्ड करता जाऊंगा।
अगर मैंने अगर मैंने वो इंस्ट्रूमेंट इसलिए खरीदा है कि मैं उसको बेचूंगा नहीं, और मैंने इनिशियल रिकग्निशन पे OCI ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है, तो ये मेरा FVT OCI इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी रीसाइकलिंग बन जाएगा। अब ये रीसाइकलिंग क्या है, इस पे हम आगे बात करेंगे। सो बिजनेस मॉडल असेसमेंट इज द की हियर। आपकी बिजनेस मॉडल की उसकी डिटर्मिनेशन के ऊपर मेरे सारे डिसीजन बेस करते हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन एज अमोर्टाइज कॉस्ट करनी है, एज FVTPL करनी है, या एज FVT OCI करनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस मॉडल की असेसमेंट के टाइम पे मुझे ये देखना है कि मैंने, एक तो ये कि आपने केस टू केस बेसिस पे उस तरह से नहीं देखना है, थोड़े हायर लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे जाना है कि मैं, अगर मेरी नियत ही है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीदता हूं और मैं हमेशा उनको बेच ही देता हूं, तो मेरा हिस्टोरिक बिजनेस मॉडल अगर यही रहा है, तो मेरे लिए डिसीजन पॉइंट थोड़ा सा इजी है कि मैंने एक एग्रीगेट बेसिस पे डिसाइड किया हुआ है कि मैं जो भी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, तो मैं उसको अपने जो है वो मेरे लिए इजी है कि मैं उसको FVTPL पे अकाउंट फॉर कर लूं। तो इन शॉर्ट आपने हायर लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे देखना है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन सिमिलर केसेस में क्या रही है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, बेसिकली उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखा जाता है। मैनेजमेंट अपनी जब भी परफॉर्मेंस को असेस करती है, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी परफॉर्मेंस देखती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ये देखती है कि यार मेरे फेयर वैल्यू में चेंजेस बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, या वो ये देखती है कि मैंने इसमें से इतना डिविडेंड कमा लिया, या मैंने इसमें से जो है वो इतने मेरे उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो मुझे बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सारे डिसीजन पॉइंट्स आपने जरूर देखने हैं। और अगर बिजनेस मॉडल वाली चीज क्लियर नहीं है, तो FVTPL इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, कि आप जो है वो उसके बाद फिर अगर आप क्लियर नहीं है कि यार हाँ नहीं मैं शायद बेचूंगा, नहीं मैं रखूंगा, तो इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि आप FVTPL पे चले जाएं। और अब FVTPL में क्या है कि मेरी नियत ही ये है कि मैंने कैश फ्लोज को मैक्सिमाइज करना है ट्रेडिंग के थ्रू, कि यार आज शेयर की प्राइस 80 है, कल 85 हो गई, मैं बेच दूंगा, और जैसी नीचे जाएगी वापस खरीद लूंगा, और फिर कल को ऊपर जाएगी मैं बेच दूंगा। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस और मेरी ऑब्जेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट को खरीदते वक्त ये है कि मैंने कैश फ्लो की मैक्सिमाइजेशन करनी है मगर ट्रेडिंग के थ्रू, तो मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मैं इसको ट्रेडिंग के लिए रख रहा हूँ, और ये FVTPL के थ्रू अकाउंट फॉर होना चाहिए। और इसके अंदर जाहिर है मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं एसेट को होल्ड भी नहीं कर रहा, और मैं उसमें से जो जो उसके कैश फ्लोज आ रहे हैं वो ना तो पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल हैं और ना वो इंटरेस्ट है। वो जस्ट आप एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसके अंदर आपको कोई गेन लॉस जो भी आता है, सारे कैश फ्लो बेसिकली वो उस पर डिपेंड करते हैं। फिर FVTOCI का बिजनेस मॉडल, उसमें अगेन नियत आपकी देखनी है कि अगर आपने एसेट को कलेक्ट करा है और आप सेल करते हैं फर्दर, और ये जो कलेक्शन और सेलिंग जो है ना, वो मेरे परफॉर्मेंस का एक इंटेग्रल पार्ट है, कि मैं ये भी देख रहा हूँ एक शेयर्स खरीदते वक्त, फॉर एग्जांपल मैं ये भी देख रहा हूँ कि यार इसका डिविडेंड कितना आएगा, और हाँ इसकी शेयर प्राइस भी मैं इसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करूंगा। अगर मेरी नियत ये है और मैंने इसको एक थोड़े से लंबे अरसे के लिए रखता हूँ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को या इस तरह की इन्वेस्टमेंट को, तो इट मीन्स कि मेरा बिजनेस मॉडल FVTOCI वाला है, कि मैं उसके कैश फ्लोज को कलेक्ट भी करता हूँ, और इन द फ्यूचर मैं उसको बेच भी सकता हूँ, मगर शायद बहुत शॉर्ट टर्म मेरा व्यू नहीं है फॉर सेलिंग। तो ये बिजनेस मॉडल की कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, फिर होल्ड टू कलेक्ट के अंदर आपने कुछ और फैक्टर्स को भी देखना है। आपने ये भी देखना है कि इंस्ट्रूमेंट जब आप बेच रहे हैं, तो वो आप बेचते क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है और वो एक लेट से मैंने एक शेयर्स खरीदे हुए हैं, अगर तो मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली सेल ऑफ करता हूं और बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदता हूं, तो इट मींस कि मेरा सेल ऑफ का जो डिसीजन है वो इंटायरली फेयर वैल्यू के ऊपर बेस करता है। तो जब भी मैनेजमेंट ये असेसमेंट करेगी कि क्या मैं होल्ड टू कलेक्ट पे जा रहा हूं या मैं FVTPL वाले मॉडल पे जा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन पॉइंट होगा वो ये होगा कि इन द पास्ट मैंने उस तरह की चीजों को कैसे रखा है, और इन द पास्ट मैंने जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सेल ऑफ किया तो मेरे रीजंस क्या थे। क्या मेरा रीजन ये था कि सेल ऑफ कर देता हूं, अभी मार्केट में शेयर प्राइस बहुत अच्छी चल रही है, कल को नीचे जाएगी तो दोबारा खरीद लूंगा, और फिर कल को दोबारा ऊपर जाएगी परसों तो दोबारा उसको बेच दूंगा। क्या पास्ट ट्रेंड मेरा ये इंडिकेट करता है कि मैं इसलिए ये सारी चीजें खरीदता हूं, या मेरा पास्ट ट्रेंड ये इंडिकेट करता है कि मैंने इस तरह की चीजें जब भी इन द पास्ट खरीदी हैं या उनको बेचा है तो उनके पीछे कुछ और रीजंस है। फॉर एग्जांपल,
अब आपको लग रहा है कि इस कंपनी से आपको जो डिविडेंड आने हैं वो आपको लगता है इन द फ्यूचर शायद बहुत अच्छे नहीं आने हैं, या कोई भी और रीजन हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो डिसीजन पॉइंट है वो अगर आपका शॉर्ट टर्म उस पे बेस्ड है तो इट इज मोस्ट लाइकली कि वो एफवीटीपीएल की तरफ जाएगा, और अगर आपका व्यू पॉइंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़ा सा ब्रॉडर है और थोड़ा सा लंबा होराइजन है तो इन मोस्ट केसेस वो एफवीटीओसीआई की तरफ जाएगा। अच्छा जी, फिर आ जाती है सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। अब आपने ये तो डिटरमिन कर लिया कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है या फेयर वैल्यू थ्रू या एफवीटीओसीआई है या एफवीटीपीएल है। अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आपने अकाउंटिंग कैसे करनी है, एक ईआईआरआर का मेथड होता है। बेसिकली आप अपने पूरे कैश फ्लोज को लेते हैं और उसको उसकी लाइफ के ऊपर एक आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। हम उस कैलकुलेशन में भी नहीं जाएंगे कि वो आईआरआर कैसे निकालता है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। तो इन शॉर्ट आपने ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर लेके चलना है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड को अप्लाई करना है। और कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट है तो उसको भी जरूर देखना है, वो भी ओवर द लाइफ अमोर्टाइज होता है इन मोस्ट केसेस। फिर आ जाते हैं एफवीटीओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो अगेन डेट है तो डेट के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हो रही होगी, तो इंटरेस्ट इनकम के जो भी आपको उस इंस्ट्रूमेंट से इंटरेस्ट इनकम आती है उसको अपने पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड कर लें, और जो भी इम्पेयरमेंट के गेन्स लॉसेज हैं वो भी सारे पीएनएल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी फेयर वैल्यू की चेंजेस आएंगी आपको वो अपने पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करने, वो अपने ओसीआई के अंदर लेके जाना है। इससे होता क्या है, और जब जैसे ही अब आप वो इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे तो डी रिकग्निशन के ऊपर आप वो जितना आपके पास ओसीआई रिजर्व पड़ा है आप उसको अपने पास रिक्लासिफाई कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टैंडर्ड की नियत इसमें क्या है कि वो आपको चाहता है कि आप तब पीएनएल में गेन लेके जाएं जब आपको एक्चुअली वो गेन रियलाइज हो जाए। तो इससे बेसिकली होता ये है कि आप कभी भी अपने पीएनएल को ओवरस्टेट नहीं करते फॉर उन चीजों के लिए जो अभी अनरियलाइज्ड हैं या जिनका आपको अभी फायदा इमीडिएट रियलाइज नहीं होना। फिर आ जाती है एक और इन्वेस्टमेंट टाइप, उसमें है वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वाली, कि अब आप उसके अंदर भी सिमिलरली जैसे आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, आपने कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो उससे आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होगी, और उससे आने वाली डिविडेंड इनकम आप अपने पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगेन आप जो भी गेन लॉसेज आएंगे वो सारे ओसीआई में लेके जाएंगे। मगर कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 में सिर्फ एक फर्क है जो कि बहुत वाज़ेह है। फर्क ये है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट नंबर जब टाइप नंबर 2 को बेचेंगे तो अपने जितना ओसीआई में गेन लॉस पड़ा होगा सबको रिक्लास करेंगे, वेयर एज तीसरे वाले में आपने रिक्लासिफिकेशन नहीं करनी, उसको डायरेक्टली इक्विटी के अंदर ही एडजस्ट करना है। चौथा जो है उसमें बड़ी सिंपल अकाउंटिंग है, जो भी फेयर वैल्यू के चेंजेस आए आप उसको पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड करते जाएं। अच्छा जी, फिर आ जाती है रिक्लासिफिकेशन। कि हो सकता है कि आज मैनेजमेंट ने ये सोचा कि अभी जब इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर उनका बिजनेस मॉडल और उनकी इंटेंशन यही थी कि हम इसको होल्ड या कलेक्ट करेंगे, बट लेटर ऑन आपका बिजनेस मॉडल चेंज भी हो सकता है कुछ हालात ऐसे आए और हो सकता है मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ओवरऑल कुछ चेंज हो जाए कि हमने अब इस इंस्ट्रूमेंट की जो इंटेंशन है इससे बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट से हमने जो फायदा उठाना है हो सकता है वो चेंज हो जाए। अगर वो चेंज होती है तो वो हम ये पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में आप वो चेंज कर सकते हैं और उस वक्त आपने उसकी क्या क्या अकाउंटिंग करनी है। लेकिन इसमें अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने पहले बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना है कि क्या मेरी नीयत एक्चुअली चेंज हुई भी है और क्या वो कंसिस्टेंट है, और ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं आज रीक्लास चेंज करता हूँ एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की, अगले साल फिर चेंज कर देता हूँ कि मुझे अपना पीएनएल में थोड़ा फेवरेबल रिजल्ट्स लेट से दिखाने हैं, और उसके नेक्स्ट थर्ड ईयर जाके मैं फिर डिसाइड करता हूँ नहीं मेरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। तो ये इस तरह की चेंजेस आप जो है वो बिजनेस मॉडल की चेंज काउंट नहीं होती, ये सिर्फ आपकी जो है वो ख्वाहिशात हैं। तो इस तरह की चीजें आपने देखनी है कि आपने बेसिकली सिर्फ वो चीजें अकाउंट फॉर करनी है जो कि एक्चुअल ही रिक्लास हैं, जो कि एक्चुअल बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है और उसकी एविडेंस आपको होनी चाहिए, और बिजनेस मॉडल आपका हर रोज चेंज नहीं होता। पहले आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहे थे एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, आपकी नियत थी कि इससे जो भी पैसे जो कैश फ्लोज आएंगे उनको मैं कलेक्ट करूंगा, और वो कैश फ्लोज ओनली इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होंगी। लेकिन अब आपकी बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, और बिजनेस मॉडल चेंज होकर आपने कहा कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेके जाना चाहता हूँ।
तो अब आप क्या करेंगे कि जो भी फेयर वैल्यू उसकी, फॉर एग्जांपल वो आपकी बुक्स में अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रहा था 85 रुपीज का, वेयर उसकी फेयर वैल्यू 105 है, तो आप उसको 105 के ऊपर ले जाएंगे, और जो भी 85 और 105 का 20 का जो डिफरेंस है वो आपके पीएनएल का गेन रिकॉर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड कहता है जो भी आपने फिर, और उसके बाद फर्दर उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो आपने एफवीटीपीएल के ऊपर करनी है। सिमिलरली हो सकता है अब आप अमोर्टाइज कॉस्ट से हटके एफवीटीओसीआई की तरफ जाएं, तो उसके अंदर भी सिमिलर लॉजिक है, सिर्फ फर्क यह आएगा कि जो भी अब चेंजेस आएंगी वो आपकी ओसीआई के अंदर रिकॉर्ड होंगी, वो आपकी पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसके दूसरे केस में देख लेते हैं कि एफवीटीपीएल से आप अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर जा रहे हैं। पहले आप एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे ट्रेडिंग के लिए, आपने एक डेट इंस्ट्रूमेंट था, किसी भी कंपनी लिस्टेड, उसका लिस्टेड कोई वो था, लेट्स से डिबेंचर था या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट था, आप पहले उसको ट्रेडिंग के लिए खरीदते थे, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि यार नहीं, हमें इसकी ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें इसके जो कैश फ्लोज आने हैं और हम उसको होल्ड करेंगे और उसको कलेक्ट भी करेंगे, और जो कैश फ्लोज होंगे वो इन द फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो जो उस वक्त की फेयर वैल्यू थी वो उसकी नई ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बन जाती है, और नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वो अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर कैरी होता है ईआईआरआर के थ्रू, जैसे हमने पहले पढ़ा। अब और दूसरे केस में क्या होता है कि आप एफवीटीपीएल पे चले जाते हैं और एफवीटीपीएल से एफवीटीओसीआई की तरफ चले जाते हैं। तो अब आप ऑल आप जो है वो इस वक्त डेफिनेटली अपनी बुक्स में उसको फेयर वैल्यू पे ही कैरी कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि आपने जो उसके फ्यूचर के गेन लॉसेस हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए अब आप वो सारे गेन लॉसेस पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, अब आप उसको सारे गेन लॉसेस ओसीआई में लेके जाएंगे इन द फ्यूचर। तीसरा केस है एफवीटीओसीआई डेट। एफवीटीओसीआई डेट से आप अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली उसको कैरी ही फेयर वैल्यू पे कह रहे होंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू जो है वो नई उसकी वो बन जाएगी कैरिंग अमाउंट। लेकिन इसमें एक और एंगल ये है कि जब आप एफवीटीओसीआई पे एक इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं तो उससे आपको इन द पास्ट कोई ना कोई ओसीआई का रिजर्व कोई ना कोई खड़ा हो रहा होगा। अब वो रिजर्व आपकी बुक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपने उसकी टाइप ही चेंज कर दी है, तो देयर शुडंट बी एनी मोर ओसीआई रिजर्व अमाउंट। उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो नई वैल्यू है उसके अंदर उस ओसीआई की गेन को एडजस्ट कर देंगे, और पीएनएल में कुछ नहीं लेके जाना, क्योंकि अब ये पीएनएल की रीक्लास नहीं है। बेसिकली दिस इज जस्ट कि आपने जब भी आपने एफवीटीओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब भी रीक्लास कर रहे हैं वो हमेशा डी रिकग्निशन या डिस्पोजल पे करना है। अभी आपका डिस्पोजल नहीं हुआ, आपका सिर्फ बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, तो इससे एक मैनिपुलेशन हो सकती है कि हम क्या नहीं, एफवीटीओसीआई से अब हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहे हैं, जो जितना ओसीआई का गेन लॉस था उसको पीएनएल में ले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड ये रोकता है, इसलिए वो पीएनएल में कुछ नहीं लेके जाना देता आपको, क्योंकि ये एक्चुअली आपने इंस्ट्रूमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जस्ट आपका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ। और सिमिलरली आप एफवीटीओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट एफवीटीओसीआई से एफवीटीपीएल पे जाते हैं, तो अगेन ऑलरेडी वो फेयर वैल्यू पे आ रहा होगा, आपने गेन लॉस जो भी उसके फ्यूचर के हैं वो सारे पीएनएल के अंदर लेके जाना है। अच्छा जी, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपने इस तरह की कोई रिक्लास नहीं करनी। जब आपने इनिशियल रिकग्निशन पे डिसाइड कर लिया है कि मेरा एफवीटीओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इनिशियल जो आपकी चॉइस है वो इररिवोकेबल है, हमने पहले भी इस पर पढ़ा। तो उसके अंदर कोई रीक्लास आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वहां पे खरीदते वक्त बड़ा क्लियर मॉडल होता है कि मैंने इसको होल्ड करना है, तो और होल्ड एंड सेल करना है। तो आप उस ये नहीं कि आप कल को उसको उठा के एफवीटीपीएल बना दें और सारा गेन लॉस पीएनएल के अंदर ले जाएं। अच्छा जी, तो नए स्टैंडर्ड के अंदर नए स्टैंडर्ड के अंदर जो चीज़ चेंज हुई थी, जो पुराना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड था उसके अंदर और अब जो नया है इसके अंदर इम्पेयरमेंट जो है बहुत सिग्निफिकेंट चेंज थी। सो पहले जो मॉडल था वो था कि इनकर्ड लॉसेस पे सारी बेस थी आपकी प्रोविजनिंग और जो भी आपकी इम्पेयरमेंट निकलती थी। नए स्टैंडर्ड के आईएफआरएस 9 के अंदर ईसीएल का मॉडल आया था, और ईसीएल बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेड लॉसेस को अकाउंट फॉर करता है। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस से मुराद ये है कि जो भी मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना लॉस हमें होगा बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट एंड बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स और हिस्ट्री, उसको आप स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसको आज ही पीएनएल में रिकॉर्ड कर लें। इंस्टेड आप जब आपके पास एक वो आ जाए, मतलब कि पुराने वाले में तो वो था ना कि एक्चुअल लॉस बस होने ही वाला है और हो गया है, तो तब आप उसको पीएनएल में लेके जा रहे हैं।
अभी फॉर ऑल IFRS 9 इंस्ट्रूमेंट जिन पे लगता है आपने कुछ ना कुछ ECL का कंपोनेंट रखना होता है अपने पास बेस्ड ऑन, मतलब कुछ केसेस में वो रिवर्टेबल भी होता है कि वो जीरो भी हो जाता है, बट इन मोस्ट केसेस आई थिंक आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी ECL में जरूर आ रही होगी। तो ECL के अंदर जो ECL अप्लाई करना है आपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस का मॉडल, वो आपने अमाउंटाइज कॉस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपके FPTOC या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए करना है, कोई लोन की कमिटमेंट्स हैं जिसमें आपकी कोई ऑब्लिगेशन है टू एक्सटेंड क्रेडिट उस पर अप्लाई होगा, और कोई गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई IFRS 16 की लीज रिसीवेबल्स हैं, और कोई IFRS 15 के कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं, उनके ऊपर ये सारी एप्लीकेशन होती है। अच्छा, सो स्टैंडर्ड ने स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 का एक कॉन्सेप्ट निकाला है इसके अंदर। सो स्टेज 1 के ऊपर आपने 12 मंथ के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को रिकग्नाइज करना है। सिमिलरली स्टेज 2 के अंदर आपने, और अब अगेन अगर आपकी क्रेडिट रिस्क में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर अब वो स्टैंड कहता है कि आपको लाइफ टाइम अपने क्रेडिट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को रिकग्नाइज करना। तो व्हाट डिफरेंस इसमें क्या है स्टेज 1 स्टेज 2 में? क्या आपने जो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है इन द फर्स्ट स्टेज सिर्फ 12 मंथ्स के लॉसेस के ऊपर करनी है, कि मतलब मैंने जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के कैश फ्लो है सिर्फ उनके हवाले से देखने कि यार उनमें मेरा क्या रिस्क है, जो इम्पेयरमेंट बनती है वो रिकॉर्ड कर लें। स्टेज 2 के अंदर आपने ओवर द लाइफ, लेट से अभी आपकी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी लाइफ अभी रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स रहती है, तो आपने 5 ईयर्स के पूरे के ऊपर जो है वो इम्पेयरमेंट ECL रिकॉर्ड करनी है। और स्टेज 3 क्या है कि मुझे ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल गया है कि अब मुझे ये पैसे मिलने ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को तो रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा, साथ में अपनी बुक्स में अब वो अमाउंट मेरी नेट कैरिंग पे आएगी, ग्रॉस कैरिंग पे नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू थी 100 और अब मैंने उसके कुछ समझ लें हिस्टोरिकली 2 रुपए 3 रुपए ECL रिकॉर्ड करते हैं, इन शॉर्ट मेरा मैंने जो एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड किया वो 10 रुपीज है, तो मेरी बुक्स में ऐसा आ रहा होगा कि 100 ग्रॉस पे और 10 एक अलग से। लेकिन जब आपको स्टेज 3 पे आप चले जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल जाती है कि अब मुझे रिकवरी नहीं होनी, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको जरूरत नहीं है कि इसको ग्रॉस कैरिंग पे दिखाएं, आप उसको नेट ऑफ कर दें प्रोविजन को, और अब आपका रिसीवेबल समझे कंसिडर होगा कि 90 रुपीज है। अच्छा, इसके अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी एक सिंप्लीफाइड अप्रोच का कॉन्सेप्ट है कि जो भी थोड़े से लेस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह आपके ट्रेड रिसीवेबल्स इसकी बहुत एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको उसके अंदर सिंप्लीफाइड अप्रोच लगा के आप पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर रिकॉर्ड कर दें, और जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है आपकी, मतलब आप थोड़ा सा क्लियर हैं कि मुझे आगे क्या मिलना है, तो जो भी लेस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर आप लाइफ सिंप्लीफाइड अप्रोच के तहत लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आपने स्टेज 1 के बजाय डायरेक्ट स्टेज 2 पे जाना है, स्टेज 1 की जरूरत नहीं है। राइट, यही उसकी एक पिक्चोरियल फॉर्म के में एक प्रेजेंटेशन है कि मैंने किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। स्टेज 1, अब स्टेज 1 का जो लोन है मैं उसको कहूँगा कि वो परफॉर्मिंग लोन है, मतलब कि अभी कोई उसमें कोई इतना कोई मसला नहीं आया, मैं अपने पास सिर्फ उसको उसके 12 मंथ के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरी बुक्स में मैं EIRR पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही उसकी इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग करता जाऊंगा। स्टेज 2 के अंदर वो उसको कहलाता है अंडर परफॉर्मिंग, कि अब उसका क्रेडिट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया इनिशियल रिकग्निशन से, सो नाउ मैं उसको उसके लाइफ टाइम के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगेन इंटरेस्ट मेरा फिर भी क्योंकि मेरी ग्रॉस अमाउंट नहीं चेंज होती तो मेरा इंटरेस्ट वो एज इट इज चलता जाएगा। तीसरी स्टेज है नॉन परफॉर्मिंग, अभी मेरा एसेट इम्पेयर हो गया, क्रेडिट इम्पेयर्ड, अब मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि इसमें से मुझे 100% रिकवरी होनी है। इस केसेस में आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब आपकी जो फ्यूचर अकाउंटिंग होगी वो नेट कैरिंग पे होगी, क्रॉस कैरिंग पे नहीं होगी। तो क्रेडिट डिटेरिएशन, अगर अब मैं सोचता हूँ, चलें पहले आप लोगों से भी एक पूछ लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट, आपके ख्याल में क्रेडिट डिटेरिएशन अगर मैंने डिटरमिन करनी है कि वो किस स्टेज में मैं इसको फॉलो करूँ, स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 3, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं मुझे, जिनके पैरामीटर्स के अंदर मुझे अपनी असेसमेंट करनी चाहिए क्रेडिट रिस्क के लिए? कोई किसी का कोई कमेंट इस बारे? क्रेडिट रेटिंग, यस, वेरी गुड पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग इज वन ऑफ द पॉइंट्स, बिल्कुल, इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली।
बिल्कुल, ओवरऑल इकॉनमी के हालात अगर आपको पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत बड़ा उसका एक इंडिकेटर, सॉरी, फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट भी है। तो इन शॉर्ट वही जेनेरिक सी चीजें हैं, स्टैंडर्ड की वर्डिंग हमेशा थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी होती है। तो अगेन एक्सटर्नल मार्केट इंडिकेटर्स, जो सारी बातें हमने की कि क्रेडिट स्प्रेड बढ़ गया है, क्रेडिट स्वैप्स की प्राइसेस चेंज हो गई, क्रेडिट रेटिंग्स चेंज हो गई, अच्छा जी, बिजनेस कंडीशंस उस आपके जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, और अब आपके पास ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा अब बेहतर चीजों की शायद आप फोरकास्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लाइक आज से एक दो साल पहले अगर कोई ईसीएल निकालता होगा तो शायद वो इतने अग्रेसिवली ना निकालता हो जितने वो आजकल निकालेगा। तो फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर हो सकता है कि अब आपको पता है कि फ्यूचर में हाँ आपके हालात अगर अच्छे लगता है कि नहीं है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपका क्रेडिट डिटेरिएट हो गया। क्रेडिट लॉस किस तरह से निकालना है, उसकी कैलकुलेशन का मैकेनिज्म स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है, जो बेसिकली जो मैं ईसीएल बोल रहा था, तो उसकी जो कैलकुलेशन एक्चुअली होती है वो इस तरह से होती है। तो उसमें आप तीन फैक्टर्स को देखते हैं, तीन फैक्टर्स मतलब एक सिंपल, अगर आपने इसका वो कहते हैं ना याद करने के लिए अगर निकालना है कि ईसीएल कैसे निकलता है, तो ये तीन चीजें हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ईसीएल निकल आएगा। तो दी नंबर वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि मुझे कितना लगता है कि मेरा कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा, 70%, 80%, 10%, ये अगेन ये डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, अब आप देखते हैं कि मेरा कितना एक्सपोजर है जो डिफॉल्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपये मिलने थे तो आपको पता है कि यार ये 40 तो मुझे पता है मुझे मिल जाने हैं, इसके पीछे तो मुझे पक्की एक वो है कि यार ये मुझे कहीं नहीं जाते। तो इसका मतलब है आपका एक्सपोजर एट डिफॉल्ट अगर मैं निकालूं तो उसमें शायद 60 हो, कि आपका 60 का है जो कि थोड़ा सा डामाडोल है। और लॉस गिवन डिफॉल्ट एलजीडी, तो कितना जो है वो आपकी जो है वो कितनी अमाउंट जो है आपकी एक्सपोजर की वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन तीन फैक्टर्स को आप एक तरह से अगर देखेंगे तो आपको एक एक अमाउंट मिल जाएगी जो आपकी सॉर्ट ऑफ ईसीएल कंसिडर की जा सकती है। अच्छा, इसमें भी अगेन जो जैसे हमने सारी बात की कि आपको अपनी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हमेशा रखना है कि यार मैं जो भी ईसीएल निकालूं वो उस वक्त की इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उसके हवाले से बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट एस्टिमेट, और उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और उसमें ये भी होना चाहिए कि आप एक रेंजेस के अंदर निकालें कि यार मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे सेंसिटिविटीज रन होती हैं कि 10% चांसेस का ये है, लेकिन अगर मैं 10% को हिला के 15 पे ले जाता हूँ तो मेरी अमाउंट यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो प्रैक्टिकली आई थिंक वो निकलती भी ऐसे है कि उसको एक तीन चार उसमें समझ लें फैक्टर्स पे निकाला जाता है, और उसका एक समझ लें वेटेड एवरेज कर लिया जाता है, या उसका एक मीन निकाल लिया जाता है कि यार अगर मैं 10% पे प्रोबेबिलिटी पे रखता हूँ तो इतना आता है, 15 पे इतना, 20 पे इतना। और सिमिलरली ये तीनों फैक्टर्स को अगर मैं लेट से वो कर लूँ, एवरेज आउट कर लूँ, और उसको एक 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 वेटेड एवरेज टाइप की एक चीज निकाल लूँ, तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपने अब सारी बेसिस कवर कर ली अपनी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जो भी चीज जब भी आपने इसकी एस्टिमेशन करनी है तो इसमें इसकी कैलकुलेशन सिंपल नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट इसकी कैलकुलेशन के अंदर जितनी आप उसको रेंजेस को कवर करेंगे, जितना एस्टिमेट को कवर करेंगे, उतनी आपकी वो सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी के करीब होगी, जाहिर है। लेकिन अगेन एट द एंड दिस इज एन एस्टिमेट, और वो 100% ट्रू तो कभी भी नहीं होगा, बट एक आपके जो भी अमाउंट निकलेगी वो काफी क्लोजर होगी कि यार ये जो है वो एक सही अमाउंट रिप्रेजेंट करती है मेरे क्रेडिट लॉस एस्टिमेशन को। सिमिलरली फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मोस्ट केसेस में ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी होती हैं। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप उसको एफईटीपीएल पर रख सकते हैं कि आपको पता है कि यार अगर मैंने इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखा तो शायद ये मेरी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट नहीं होगी। अब मैंने एक चीज़ लेट से मैंने कोई चीज़ खरीदी है और वो मेरी एक चीज़ अभी जैसे जब आप खरीद रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होता है कि यार मैंने मतलब हमने सारा पढ़ा पीछे फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कि मुझे पता है कि मैंने क्यों रखना है। यहाँ पे आपको अपना तो पता हो सकता है मगर सामने वाली पार्टी का कैसे पता होगा। तो फाइनेंस आपकी अगर एक लाइबिलिटी है तो मोस्ट केसेस में आप लोग उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख रहे होंगे कि जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं उस पर रखोगे। लेकिन कुछ केसेस में जो कि आपने अगेन देखना है कि आपको अगर पता चल रहा है कि यार ये मेरी जो है वो एफईटीपीएल के अंदर फॉल करती है, तो आपने उसके अंदर और क्या कहते हैं उसके अंदर फिर आपने उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर नहीं रखना और एफईटीपीएल पे रखना है। और एफईटीपीएल में हमने क्या करना है, जो भी चेंजेस आती हैं वो पीएनएल के अंदर जाती हैं।
हाउएवर अगर आपकी अपनी क्रेडिट रिस्क की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपने उसके जो भी उसके इम्पैक्ट है उसको पीएनएल के अंदर नहीं लेके जाना, उसको ओसीआई के अंदर लेके जाना। ये चीज़ इसमें थोड़ी सी वो है, उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स में एक क्वांटिटेटिव की एक टाइप है, क्वालिटेटिव सी टाइप है। सो आपने अपने जो भी लॉस अलाउंस है उसकी एक रिकंसिलिएशन बनाने की, ओपनिंग में इतने थे, इतने मैंने राइट ऑफ कर दिए, इतने मैंने रिकवर कर लिए, इतने मेरे मॉडिफाई हो गए। सिमिलरली ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की भी आपने एक रिकंसिलिएशन बनानी है कि ओपनिंग ये था, इसमें ये चेंजेस आए, इतने मैंने फर्दर लिए, इतने मैंने सेल ऑफ कर दिए, और ये उसकी क्रेडिटर्स ग्रेड भी है, ये भी आपने डिस्क्लोज करनी। क्वालिटेटिव में आपने एजम्पशंस किन बेसिस पे आपने ईसीएल को कैलकुलेट किया, क्या क्या आपने जो है वो एस्टिमेशंस यूज की, कौन कौन से इनपुट्स थे, क्या क्या उनकी सेंसिटिविटीज थी, आपकी राइट ऑफ की क्या पॉलिसीज हैं, आपकी कोलैटरल की क्या पॉलिसीज हैं, आपने क्रेडिट रिस्क को किस तरह से डिटरमिन किया, उसमें क्या एजम्पशंस यूज की, उसमें डिफॉल्ट के लिए क्या एजम्पशंस यूज की। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक काफी मेरे ख्याल है शायद सबसे जो बड़ा डिस्क्लोजर टाइप होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही जाता है। आईएफआरएस 7 और आईएफआरएस 9 के जो डिस्क्लोजर होते हैं वो काफी एक्सटेंसिव होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो आईएफआरएस 9 इज डन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। जी जी, मैं देखता हूँ, मैंने वैसे इसको बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा जी, बहुत आपने बहुत ही ऊपर का क्वेश्चन है। अच्छा जी, इफ इट्स माइक्रो, so the question is कि if it's a microfinance business then how to calculate it for each? Usually it's not calculated for... अच्छा, इसके अंदर जाहिर है आप each, सॉरी, जी जी बिल्कुल अभी दिया है, जी बिल्कुल। अच्छा, एक इस पे अगर मैं इसका जेनेरिक कमेंट आपको दूं तो जाहिर है अगर हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात नहीं भी करते, अगर हम एक नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं और आप जिसमें बहुत सारी इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसके अंदर आप क्लब कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस टाइप के ये हैं, इस टाइप के। फॉर एग्जांपल के मैंने इतनी पीएसएक्स के अंदर मेरे इतने शेयर्स थे तो 100 इंडेक्स के इतने, 500 के इतने, या ये जो भी क्लासिफिकेशन उस हिसाब से बनती हुई, तो आप उसको क्लब कर सकते हैं कि मेरे ये लोन्स हैं, ये लेट से 100,000 से नीचे वाले हैं, 10 लाख से नीचे वाले हैं, 20 लाख से नीचे वाले हैं, तो आप उनको क्लब कर सकते हैं। एक एक के लिए जाहिर है कैलकुलेट करना एक थोड़ा सा मुश्किल होगा। स्पेसिफिक कमेंट ये है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए आईएफआरएस 9 की जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड पूरी है, तो माइक्रो फाइनेंस के लिए स्पेशली वो ज़्यादा बेहतर गाइड होगी, आप उसको कंसल्ट कर लें। जेनेरिक सेंस में आपको यस क्लबिंग कर सकते हैं आप, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के आप उनको ग्रुप कर दें और उसके हिसाब से हर एक टाइप के लिए कैलकुलेट कर लें। जी 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 बिल्कुल, माइक्रो फाइनेंस तो एक पूरी, जी पूरी एक दुनिया अलग है। ऐसे ही किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कुछ भी, वरना हम अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। हम्म, और द वर्ल्ड, ठीक है, और द वर्ल्ड सेम बिजनेस कैरी कर रही है, राइट। तो उसमें पीडी हम हर इकोनॉमी के लिए कंट्री वाइज करेंगे या ओवरऑल करेंगे? डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर, बट आई थिंक कंट्री वाइज करते तो ज्यादा बेहतर इसीलिए होगा क्योंकि हर कंट्री का अपना एक रिस्क भी होता है फिर साथ। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा रिस्की होगा, लेस एज कम्पेयर टू आपने यूएस में कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो ज्यादा लेस रिस्कियर होगा। चलें जी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं क्विकली। अब ब्रेकअप मुझे बता दीजिएगा कि कितने बजे करना चाहते हैं। चलें, सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज IAS 12 टैक्सेस। जब मैं एज अ स्टूडेंट सब पढ़ता था तो मुझे बहुत इसने तंग किया था वैसे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज इसकी ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो खैर एनीवे, सो स्टैंडर्ड IAS 12 जो है वो उसमें दो प्राइमरली चीज़ें, करंट टैक्सेस हैं और एक डेफर्ड टैक्सेस हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे करंट टैक्सेस से कि करंट टैक्सेस क्या होते हैं, और उसके बाद हम डेफर्ड टैक्सेस की तरफ मूव करेंगे। सो करंट टैक्स क्या है? बेसिकली सारों सबको टैक्सेस से आई एम श्योर कि जितने लोग बैठे होंगे सब लोग अवेयर होंगे कि एक टैक्स एक चीज होती है जो आपको
उस वक्त की हुकूमत वक्त को देनी होती है, और वो आप काफ़ी सारे लोग देना नहीं भी चाहते, लेकिन मजबूर काफ़ी केसेस में आपकी मजबूरी भी होती है। तो करंट टैक्स बेसिकली वो है, वो कंपोनेंट जो आप अगर मैं बहुत ही सादा जबान में समझाऊं तो वो कंपोनेंट जो आपने उस वक्त ही पे ऑफ करना है या उसी वक्त ही प्रोवाइड फॉर करना है। सो करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? टैक्स लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इन मोस्ट केसेस होता है, आप पीबीटी को उठाते हैं अपना और उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं जो भी टैक्स लॉस के हवाले के हिसाब से अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल जिस भी लोगों ने टैक्स की वर्किंग्स कभी अपने प्रोफेशनल करियर में देखूंगी तो उनको आइडिया होगा कि पीबीटी के नंबर के अंदर जो भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं, लाइक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस, अमोर्टाइजेशंस, प्रोविजन, ये सारी एड बैक कर दी जाती हैं। और उसके बाद जो जो टैक्स में अलाउड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो टैक्स में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, और कुछ चीज़ें जो टैक्स में डिफरेंट तरीके से अलाउड है, लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका पीबीटी होता है। जो भी करंट टैक्स की आपने जो भी आपका डिटरमिन हुआ है आफ्टर द कैलकुलेशंस, उसको आपने पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड करना है। रेट कौन सा यूज करना है? रेट जो उस वक्त अप्लाई हो गया है, और सब्सटेंटिवली इनएक्टेड टैक्स रेट्स। आपको याद होगा कुछ लोगों को कि आई थिंक आज से शायद 4 साल पहले, या मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट शायद 2018 की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी टैक्स रेट्स अनाउंस कर दिए थे कि अगले साल हमारा टैक्स रेट शायद 27 होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 26 होगा, फिर 25 होगा। करंट टैक्स में जाहिर है मैं इस साल बैठ के अगर कुछ भी डिटर्मिन कर रहा हूँ तो उस साल का टैक्स रेट मैं यूज करूंगा। अगर कोई चीज है जो कि हम डेफर्ड टैक्स में आगे पढ़ेंगे, उसमें फिर आपने हर साल के हवा के हिसाब से डिफरेंट टैक्स रेट्स को यूज करना है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। अच्छा जी। और एक्सक्लूजन्स में सेल्स टैक्स जो है वो एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, वो एक अलग तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है। इनकम टैक्सेस, करंट टैक्सेस आर इंटायरली डिफरेंट। फिर एक और चीज टैक्सेस के अंदर आती है, विदहोल्डिंग टैक्स। तो विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है कि मैंने आज कोई इनकम रिसीव की, मुझे वो टैक्स काट के उन्होंने पेमेंट की, तो जो टैक्स उन्होंने विदहोल्ड कर लिया वो बेसिकली मुझे नहीं मिलना। और उसको हम सब्सिक्वेंटली, जब मैं अपनी फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द इंटायर ईयर मैंने कोई फी फॉर, मैं कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता था, मेरा टैक्स वो लोग काटते गए, और मुझे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के लिए अगर मुझे मेरी सर्विसेज थी तो मुझे 85 रुपीज़ रिसीव होते रहे इंटायर ईयर के लिए। जब मैं एयर एंड पे जाता हूँ तो मैं अपनी सारी वर्किंग करता हूँ कि मेरा टैक्स बनता कितना था, और फिर मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि मेरा विदहोल्ड कितना हो गया। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो इन मोस्ट केसेस आपके लिए एडजस्टेबल होता है, और जितना फिर नेट बनता हो आपने फिर एंड में वो ही देना होता है। वो खैर ये चीज़ें कुछ पाकिस्तान में कुछ जैसे एफटीआर की वो हैं और एमटीआर और इस तरह की चीज़ें भी अलग हैं, वो उसमें हम डिटेल में ज़ाहिर नहीं जाएंगे, बट काफ़ी जगहों पे ऐसे ही होता है कि आपका विदहोल्डिंग टैक्स जो भी आप इनकम पे रिसीव करते हैं वो आगे जाके एडजस्ट होता है। पाकिस्तान में जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट है वो एफटीआर के अंदर आता है, तो वो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का खैर पार्ट नहीं बनता। अच्छा जी। फिर करंट टैक्सेस के अंदर दो और चीज़ें आती हैं, अनसर्टेन टैक्स पोजीशंस। अब जो भी लोग फाइनेंशियल्स थोड़े से पढ़ते हैं और उन्होंने डिटेल नोट्स पढ़े हैं, उन्होंने एक बहुत ही लंबा सा एक टैक्स प्रोविजंस का, कंटीजेंसीज का एक डिस्क्लोजर आता है, जिसमें मेरे ख्याल से शायद 70-80% मैंने तो देखा है कि टैक्स केसेस ही आ रहे होते हैं। तो टैक्स केसेस में आपने बेसिकली अब उनके डिस्क्लोजर आपको क्यों देने होते हैं? क्योंकि आपने बेसिकली ये बताना है कि मेरी अनसर्टेनिटी क्या है, कि मैंने इसमें क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, और इसके अंदर मेरी पॉसिबली कितनी लाइबिलिटी बन सकती है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिकली IAS 12 में एड्रेस नहीं है, वैसे ये IAS 37 का सब्जेक्ट है, लेकिन सिंस हम टैक्सेस पढ़ रहे हैं तो उसमें हल्का सा ये बताता हूँ कि उसमें हमने बेसिकली एक तो टैक्स अनसर्टन टैक्स पोजीशंस के बारे में बात करनी है, और दूसरा आपने अपनी जो करंट टैक्स की लाइबिलिटी है उसके अंदर डिटरमिन करना है कि मेरी क्या कोई अनसर्टन टैक्स पोजीशंस की वजह से तो लाइबिलिटी नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल मेरा एक केस था, अब मुझे पता चल गया कि यार इसमें मुझे पैसे अब देने पड़ेंगे, मेरे एक्सपोजर आ गए हैं, तो अब मैं जो अपने करंट टैक्स है उसके अंदर मैं बल्कि डिस्क्लोजर्स के अंदर यूजुअली एक अमाउंट भी जाती है करंट टैक्स फॉर करंट या फॉर प्रायर पीरियड्स, या इस तरह की कोई चीज़ भी आप अपने डिस्क्लोजर्स में देखते होंगे। तो अनसर्टेन टैक्स पोजीशंस के अंदर भी आपको आपने उसको भी जब अपनी करंट टैक्स की वर्किंग बनाए तो उसके अंदर जरूर देखें। अच्छा, फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। कोई टैक्स था जो आपने पे नहीं किया टाइम पे, या कोई केस था आप हार गए और आपको उसके डैमेजेस भी देने पड़ रहे हैं। अब IAS 12 इस पर थोड़ा सा साइलेंट है, वो नहीं बताता कि आप उसको कैसे अकाउंट फॉर करें। तो कंपनी की अपनी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है, पॉलिसी चॉइस है कि वो उसको, अब देखिए डिफॉल्ट सरचार्ज अगर आपको लग रहा है
टेक्निकली वो क्या है कि मैंने एक चीज़ पे नहीं की और मैंने लेट से एक चीज़ आज से 3 साल पहले पे करनी थी, अब उस पर सरचार्ज लगे जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि मैंने अगर मैं पीछे पे कर देता तो मुझे आज ना पे करना पड़ता। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पड़ रहा है वो इंटायरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो आप एक पॉलिसी इस पे बना सकते हैं कि या तो आप उसको इंटरेस्ट के अंदर दिखाएं या आप उसको टैक्स के अंदर दिखाएं, ये अब आपकी चॉइस है। उससे सेम गोज फॉर पेनल्टीज के, पेनल्टीज को भी आप अपने पास अदर एक्सपेंस में दिखाएं या टैक्सेस के अंदर ही दिखा दें अमाउंट। अच्छा, और अगेन कोई अगर लिटिगेशन के अंदर आपको कोई कंसल्टेंट की कॉस्ट आई है तो वो टैक्स नहीं है, वो आपने हुकूमत को नहीं जमा कराया, वो आपने कंसल्टेंट को दिया है, तो वो आपकी लीगल प्रोफेशनल में मोस्ट लाइकली जा रहा होगा। और टैक्स की कंटिजेंसी आपने अपने IAS 37 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर बनते हैं वो बता देने हैं। तो अब चलते हैं डेफर्ड टैक्सेस की तरफ। तो डेफर्ड टैक्स वैसे क्या होता है, किसी कोई पहले ही अगर बता दें, सबको पता ही होगा कुछ ना कुछ। हम्म 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 यस यस। सो अकाउंटिंग और टैक्स में एक टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट होता है कि जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि करंट टैक्स की वर्किंग बनाते हुए हम क्या करते हैं कि हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं और टैक्स की डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इट मीन्स के देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स। और वो टैक्स का वो जो डिफरेंस है, सो इन प्रैक्टिकलिटी क्या होता है कि आपने कोई एसेट खरीदा, टैक्स में इन मोस्ट केसेस आपको एक्सेलरेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन मिल जाती है। फिर कुछ फर्स्ट ईयर अलाउंस, इनिशियल अलाउंस और इस तरह की चीज़ें भी जैसे पाकिस्तान के टैक्स लॉज में हैं अलाउड। अकाउंटिंग के अंदर वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन पे लेट से, और टैक्स की जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी वो शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगी और आगे के सालों में वो कम होती जाती है। एट द एंड ऑफ द लाइफ दोनों का इम्पैक्ट सेम होता है, इट्स जस्ट कि मेरी अकाउंटिंग बुक्स में वो इम्पैक्ट स्ट्रेट लाइन पे गया होगा। अगर लेट से हम एक थ्योरेटिकल एक वो ले लें हाइपोथेटिकल फिगर ऑफ 100, तो और 10 साल अगर हम उसकी लाइफ एज्यूम करें तो मेरी अकाउंटिंग बुक्स में 10 10 10 10 करके आ रहा होगा। टैक्स बुक्स में हो सकता है पहले साल 100 के ऊपर 30 मिल जाए या 35 मिल जाए, उसके नेक्स्ट साल में 22 मिल जाए, और फिर एक साल ऐसा भी आएगा कि अकाउंटिंग में 10 मिल रहा होगा और टैक्स में 1 मिल रहा होगा। तो ओवरऑल तो वो डिफरेंसेस एट द एंड ऑफ द लाइफ तो कवर हो जाते हैं, मगर दोनों की रिकग्निशन के टाइमिंग में जो है ना एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है टेम्परेरी। उसको क्या जाता है टेम्परेरी डिफरेंस। डेफर्ड टैक्सेस टेम्परेरी डिफरेंसेस को डील करता है। हम्म हाँ जी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट आपकी फ्यूचर की सेटलमेंट और जो भी फ्यूचर की टैक्स पेमेंट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उन टेम्परेरी डिफरेंस को अकाउंट फॉर करने के लिए यूज किया जाता है। और कहाँ आपने रिकॉर्ड करना है डेफर्ड टैक्स, तो अगर तो वो आइटम P&L के अंदर है और उसकी जो भी अकाउंटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अमोर्टाइज कॉस्ट जो हमने पहले पढ़ा IFRS 9, अगर हमने अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और उसका इंटरेस्ट है, अब उसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट तरीके से रियलाइज होता है और टैक्स में डिफरेंट तरीके से उसको उसकी अलाउबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट जो ट्रांजैक्शन P&L को हिट करती है तो उसका डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट P&L के अंदर जाता है, और जो चीज़ें OCI को इम्पैक्ट करती हैं, इक्विटी को इम्पैक्ट करती हैं, तो उनका इम्पैक्ट P&L में नहीं जाता। फिर इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का, IAS 16 का। अब IAS 16 की जो भी रिवैल्यूएशंस हैं वो सारी IAS 16 के अंदर OCI में जाती हैं, वो P&L में नहीं जाती। तो अगर मेरा कोई डिफरेंस उस रिवैल्यूएशन की वजह से जनरेट हो रहा है तो उसका जो भी रिलेटेड टैक्स डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट है, स्टैंडर्ड कहता है आप P&L में नहीं लेके जाएंगे, आप उसको OCI के अंदर पे लेके जाएंगे। रेट कौन से यूज करने हैं, अब ये यहाँ पे बहुत रेलिवेंट है। यहाँ पे रेट यूज कर रहे हैं इनएक्टेड एंड सब्सटैंटिवली इनएक्टेड टैक्स रेट्स। अब जैसे वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2018 में, मतलब मुझे 100% याद नहीं है कि वो 18 था, 19 था, 17 था, बट आई थिंक इस टाइम जोन में कोई टाइम था। तो उसके अंदर फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स ऐसे बनती थी कि जो मेरे डिफरेंसेस नेक्स्ट ईयर में कवर होने थे उन पे एक और रेट लगता था, जो मेरे डिफरेंसेस सेकेंड ईयर में रिफ्लेक्ट होने थे या सेटल होने थे उन पे मैं एक डिफरेंट रेट लगाता था। और जो सो इन शॉर्ट होता ये था कि आपने, ये हम आगे एक एग्जांपल में भी पढ़ेंगे कि आपने जो रेट यूज करना है वो वाला यूज करना है अगर आपको आज पता है कि टैक्स रेट चेंज हो गया है और आगे आपको पता है कि वो इनएक्ट हो गया है फ्यूचर के अंदर।
तो आपने टैक्स रेट्स अपने वो वाले यूज करने हैं, ये वाला काम नहीं करना कि आपने आज का ही टैक्स रेट उठाया और उसको कर दिया। जो एग्जांपल मैंने आपको दी उसमें भी यही था कि हम लोग ऐसे वर्किंग बना देते कि नेक्स्ट ईयर का ये रेट है, उससे नेक्स्ट ईयर का डिफरेंट डिफरेंट रेट डिफरेंट करते जाना है आपने। जी ऐसे, और वो 29 से 28 27 आई थिंक वो 25 तक जाता था, बिल्कुल मुझे जो याद है। तो वो फिर जो डिफरेंसेस मेरे ईयर 2 में सेटल होने थे उस पर 29 लगता था, ईयर 3 वाले पे 28 लगता था, और सो ऑन। डेफर्ड टैक्सेस की कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। तो अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशंस, आपने कोई एंटिटी एक्वायर किया है और जिसमें आपने कंट्रोल एक्वायर किया है और जिसमें आपकी गुडविल आती है, तो गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता, वो इसकी स्कोप एक्सक्लूजन्स में आता है डेफर्ड टैक्सेस की। और कोई ऐसा एसेट या लायबिलिटी जो कि ना ही अकाउंटिंग प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है और ना टैक्स के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। तो इन शॉर्ट आपका वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं अगर दूं तो एक मेरी इक्विटी, मैंने एक ट्रांजैक्शन की, मेरी ओनरशिप थी एक कंपनी के अंदर 70%, मैंने उसको बेच के 65 पे मैं ले गया। अब मेरा कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, मेरी ओवरऑल अकाउंटिंग बुक्स वैसी की वैसी चलती हैं, ये एक इक्विटी ट्रांजैक्शन है। तो अब इसके ऊपर डेबिट टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ना टैक्स प्रॉफिट से हिट हो रहा है ना मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट हो रहा है। सिमिलरली आपने कोई सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ब्रांचेस हैं या एसोसिएट्स हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं, तो इनके ऊपर भी स्टैंडर्ड की स्कोप एक्सक्लूजन आ जाती है। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए कभी भी टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज को नहीं करना कि आप सोचें कि यार आज तो मुझे लगता है कि इतना टैक्स पड़ेगा, लेकिन मैं आज से 3 साल बाद ना ये वाला काम करूंगा, इस एंटिटी को एक्वायर कर लूंगा और मेरे सारे डेफर्ड टैक्सेस रियलाइज हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये वाली चीजें आपने टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से कंसिडर नहीं करना। और अगर तो डेफर्ड टैक्स एसेट के अंदर ना स्टैंडर्ड थोड़ी सी आपको कहता है कि एहतियात की जरूरत है, कि आपने देखना है कि क्या मेरे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स इतने हैं कि मैं ये जो भी अभी आज बना रहा हूँ एसेट उसको मैं रियलाइज कर पाऊंगा या नहीं। तो ये करते हुए आपने थोड़ा सा देखना है, और अगर आपको पता है कि मेरी एंटिटी हमेशा ही प्रॉफिटेबल रही है और हमेशा ही मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट्स मेरे रहे हैं, तो ये एक एविडेंस हो सकता है कि यार हाँ आगे आने वाले मैं जो भी मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैं रियलाइज कर लूंगा। और सिमिलरली जो भी टेम्पररी डिफरेंस फ्यूचर में ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पर आज से डेफर्ड टैक्स नहीं रिकॉर्ड करना, सिर्फ आज जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर रिकॉर्ड करना। डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस के ऊपर डिस्काउंटिंग नहीं होती। और अगेन वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेफर्ड टैक्स वहीं रिकॉर्ड करें जहां वो ओरिजिनल आइटम है। अगर तो वो ओसीआई में है तो आपका डेफर्ड टैक्स ओसीआई में जाएगा, अगर पीएनएल में तो इम्पैक्ट पीएनएल में जाएगा। अच्छा जी, तो एक छोटी सी ब्रीफ समरी है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ तब ही रिकॉर्ड होता है जब प्रोबेबल हो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे एंटिटी को, जिसकी अगेंस्ट वो टेम्पररी डिफरेंस या अनयूज टैक्स लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, सिर्फ तभी आपने रिकॉर्ड करना है। और वो रिकॉर्ड कैसे होता है कि जो भी आपके टेम्पररी डिफरेंसेस आ रहे हैं, आपने आइटम वाइज एक वर्किंग उसकी एक पूरी बनती है, आपने अकाउंटिंग बेसिस को देखना है, टैक्स बेसिस को देखना है, जो भी उनका डिफरेंस आता है उसके ऊपर आपने रेट मल्टीप्लाई करना है, रेट के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कौन सा होगा, और जो भी आपका उस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो भी आपका आंसर आता है वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी है। अच्छा, अगर एक एसेट का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो आप टैक्स बेस भी उसकी वही ले लेंगे और अकाउंटिंग बेस भी वही लेंगे, तो इन शॉर्ट कोई टेम्पररी डिफरेंस बनता ही नहीं है, तो ये तो सॉर्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो चीज़ है जो फ्यूचर के अंदर टैक्सेबल अमाउंट्स को जनरेट करेगी। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसपे मैंने आज फायदा उठा लिया मगर कल को मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो एसेट वो है जिसका मैंने कल फायदा उठाना है, लायबिलिटी वो है जिसका मैंने आज उठा लिया फायदा, कल को जाके मुझे उसको एडजस्ट करना है। अच्छा जी, टैक्स बेस्ड लायबिलिटी की भी उसी तरह ही वही वर्किंग के थ्रू बनती है पूरी। आपने एसेट टैक्स बेस देखनी है, अकाउंटिंग बेस देखनी है, डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करना है, देखना है कि क्या डिफरेंस है, और जो भी आपकी कुछ केसेस में कभी डेफर्ड टैक्स एसेट पोजीशन बनती है, नेट कहीं पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पोजीशन बनती है। और एग्जम्पशंस वही अगेन हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 एग्जम्पशन स्टैंडर्ड ने बता दिए। अच्छा जी, तो
मोटी मोटी जिन चीज़ों पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है और मोटी मोटी जिन चीज़ों पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यूजुअली बनता है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। तो अगर आपकी लायबिलिटी है और उसकी कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज़्यादा है तो इसके अंदर उसका डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। और सिमिलरली अगर लायबिलिटी की वैल्यू टैक्स उसकी टैक्स बेस ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। सिमिलरली एसेट्स के केस में अगर टैक्स बेस ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। और इसके रिवर्स में अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। अच्छा जी, फिर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस के ऊपर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। प्रोविजंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट ऐसे बनता है कि वो अकाउंटिंग में आज अलाउ होती हैं, फ्यूचर में टैक्स के अंदर आपको एक्चुअल जब आपको रिवर्स जब वो उसकी रिकग्निशन जब एक्चुअली बैड डेट बेसिकली हो जाता है तब आपको अलाउ करता है, या जब वो एक्चुअली एक्सपेंस हो जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, उसमें भी अकाउंटिंग में वो डिफरेंट तरीके से वो IAS 19 के तहत कैलकुलेट हो रहे होते हैं, वेयर एज टैक्स वाला आपको अलाउ कर रहा होता है एक्चुअल जो आपने फाइनल सेटलमेंट्स किए उसके ऊपर। और लीज लाइबिलिटीज में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। खैर इसके अंदर अब लीज लाइबिलिटी और लीज एसेट के अंदर एक स्टैंडर्ड की नई अमेंडमेंट अभी आई है कि कोई ऐसी चीज जिसपे सिंगल ट्रांजैक्शन जो कि अब अगर आज हम इनिशियल रिकग्निशन पे बात करें तो आपकी लीज एसेट एक जगह खड़ा होता है और लीज लाइबिलिटी खड़ी होती है और सेम अमाउंट से दोनों आपकी इनिशियल डे की बात करें। अगर मैं कोई और ट्रांजैक्शन ना करूं उस लीज लायबिलिटी पे और कोई भी ट्रांजैक्शन उस लीज एसेट की ना करूं तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि इनिशियल रिकग्निशन पे सेम अमाउंट्स के साथ है। तो अब ये एक अमेंडमेंट आई थिंक अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक ये नेक्स्ट पीरियड से एप्लीकेबल होना है। तो वो कहता है कि जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें सिंगल ट्रांजैक्शन है जो कि इक्वल अमाउंट्स के साथ आपकी दोनों चीज़ों को हिट करिए तो उस पर वो कहता है कि फिर आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट ना करें। ये लेकिन ये भी चीज़ अभी क्या वो आई मेरे ख्याल से अभी ये वो नहीं हुई, ये भी सिर्फ इन द वर्क्स है। आई थिंक इसकी एप्लीकेबिलिटी भी नेक्स्ट पीरियड से शायद है। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर क्या क्या एग्जांपल आ जाती हैं। टैक्स में डेप्रिसिएशंस का हमें पता है कि वो जल्दी जल्दी हमें मिल जाती हैं, तो अगेन हमने आज टैक्स में फ़ायदा उठा लिया, कल को हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। सेम गोज फॉर इंटेंजिबल्स, अगर कोई एक्सेलरेटेड अमोर्टाइजेशन आपको मिल रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा उसके बाद डिवैल्यूएशंस के ऊपर भी ये है कि आपको आज आपने ज़्यादा के ऊपर उसका टैक्स का बेनिफिट उठा लिया, कल को आपको उसके अगेंस्ट टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, रेट वाली चीज़ को दोबारा से एक टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने कंसिडर ये किया है कि मेरा जो भी डिफरेंस है वो 10 रुपीज़ 10 से हर साल रिवर्स होता जाएगा और हर साल का फ्यूचर टैक्स रेट पिछले साल के बनिस्बत गिरता जाएगा 5% से। सो फॉर एग्जांपल ईयर 1 पे टेम्परेरी डिफरेंस 10 है और टैक्स रेट 30% है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आज 2023 में अपनी वर्किंग बना रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार 2024 में भी 10 रिवर्स होगा, 5 में भी टेम्परेरी डिफरेंस 10 रिवर्स होगा एंड सो ऑन। और टैक्स रेट्स में फिर उस पर स्ट्रेट 30% नहीं लगाऊंगा मैं, जो मेरा रिवर्सल 2024 में होना है उस पर 30 लगेगा, 2025 में होना है उस पर 25 लगेगा, 26 में होना है 20, 27 में होना है 15। और ये जो सारे का आंसर आपको लास्ट कॉलम में नजर आ रहा है 9, ये मेरी एक्चुअल डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशन बनती है। तो मैंने ये नहीं करना कि मैंने लेट से मेरा 50 की इनिशियल था ना डिफरेंस, इस वाली एग्जाम में सॉरी 40 का डिफरेंस है, तो मैं 40 पे सीधा 30% नहीं लगाऊंगा, 40 पे 30% लगाता तो मेरा आंसर 12 होता। अभी मैंने इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करके एयर वाइज निकाला है कि इस पे मुझे इतना बेनिफिट आएगा या टैक्स कॉन्सिक्वेंस आएगा, इस साल इतना आएगा एंड सो ऑन। मेरा जो नेट में इम्पैक्ट आया वो 9 का है। अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी। अब हो सकता है कि कुछ एसेट्स में और थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकली ये डिटर्मिन करना, लेकिन स्टैंड कहता है कि आपने जो भी डेफर्ड टैक्स के लिए रेट्स यूज करने हैं वो रेट्स होने चाहिए जिस पे आपको लगता है कि इनकी रिकवरेबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया और इसके ऊपर मेरी डेप्रिसिएशन आती है, तो अब डेप्रिसिएशन मेरे टैक्स लॉज में मेरी इनकम टैक्स वर्किंग का पार्ट बनेगी एज इट इज, और मैं उसको अपने पास इसी तरह की एक वर्किंग बना के उसको रिकॉर्ड कर दूँ। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन है कि मैंने इसे बेच देना आगे, तो अब पाकिस्तान में भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसकी टैक्सेशन एक इंटायरली डिफरेंट तरीके से होती है, और अगर एक प्रॉपर्टी आपके यूज में है तो उसकी डेप्रिसिएशन एक डिफरेंट रेट पे रियलाइज होती है। तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट ने ये असेसमेंट करनी है कि मेरी इस एसेट इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मेरी एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी क्या है। अगर मैंने उसे बेचना है तो फिर मैंने बेचने वाले का रेट लगाना है। अगर मैंने उसे अपने यूज में रखना है तो फिर मैंने
उसकी वो वाला रेट यूज करना है जो उसका फॉर एग्जांपल आजकल रेट चल रहा होगा, यानी कि वो रेट जिस पे मेरी करंट टैक्स की सारी वर्किंग्स होती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान में अगर मैं अज्यूम करूं टैक्स रेट 29% है, तो अगर तो मैंने वो एसेट बेचना नहीं है तो मैं जो भी डेफर्ड टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेज है उसको 29% पे रखता जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने अगले साल इसको बेचना है तो मैं फिर क्या करूंगा कि मैं उस जो मेरा डिफरेंस है उसको मैं 29 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं जो भी डेफर्ड टैक्स का कॉन्सिक्वेंस, जो भी मेरा एक्चुअल टैक्स का कॉन्सिक्वेंस सॉरी उस प्रॉपर्टी के सेल ऑफ पे आएगा, मैं वो वाला रेट फिर यूज करूँ। तो इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस तरह उस एसेट को रियलाइज करना है तो आपने उस ही पर्टिकुलर रेट को यूज करना है। अगर तो आपने उसको बेचना है तो फिर बेचने वाला रेट लगाएंगे, अगर यूज करना है तो यूज करने वाला लगाएंगे, और अगर दोनों का स्प्लिट है, अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है डिटर्मिन करना कि मुझे पता है कि मैंने 2 साल यूज करना है और तीसरे साल बेच दूंगा। अब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे प्रैक्टिकल होती नहीं है सिचुएशंस। तो स्टैंडर्ड बहरहाल ये कहता है कि 2 साल वो वाला लगाओ और अगले सालों में फिर बेचने वाला रेट लगाओ। अच्छा जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्विकली। सो करंट टैक्स के लिए आपने बताना है कि मेरा करंट टैक्स का एक्सपेंस कितना है, प्रायर पीरियड्स की मैंने क्या क्या एडजस्टमेंट्स की हैं, कोई भी प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड लॉसेस तो थे, उनसे अगर मैंने कोई बेनिफिट लिया है तो वो कितने थे, और कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या एरर्स की वजह से जो भी टैक्स कॉन्सिक्वेंस आए हैं उनका इम्पैक्ट कितना है। सो डेफर्ड टैक्स के लिए आपने डेफर्ड टैक्स इनकम एक्सपेंस जो भी बनता है, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इनकम का इम्पैक्ट कोई टैक्स रेट चेंजेस की वजह से अगर आया तो वो पिछले साल टैक्स रेट 28 अब 27 हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइबिलिटी 1% से चेंज हो गया एसेट जो भी है। अच्छा जी, अगेन बेनिफिट कोई लिया अगर प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड टैक्स लॉसेस है तो वो बताना है। डेफर्ड टैक्स का कोई अगर कोई एक्सपेंस आया है कोई पुराने डेफर्ड टैक्स एसेट को राइट ऑफ करने की वजह से तो वो आपने क्लियरली बताना है, और अगर कोई अगेन अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज की वजह से जो है वो सेपरेटली बताना है। फिर एक टैक्स रिकॉन आती है, उसमें ना पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही होती है कि मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट ये था, उसमें इम्पैक्ट जो है वो इतना इन इन चीज़ों का इम्पैक्ट आया और अब मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट इस तरह बना है। वो टेबुलर फॉर्म में भी होती है कि उसमें नंबर्स भी आ रहे होते हैं, वो परसेंटेज वाइज भी वो एंटिटीज टू एंटिटीज डिफर कर सकते हैं। और फिर एक टैक्स कंटीजेंसी का नोट आता है जिसमें हमने सारा कुछ बताना है कि मेरे ये केसेस हैं, ये इस जगह पे वो इस फोरम पे चल रहे हैं, उनकी इस वक्त ये प्रोग्रेस रही है ओवर द टाइम, और अब हम मैनेजमेंट इस पे क्या एक्सपेक्ट करती है कि आगे क्या होना है, और अगर कोई कॉन्सिक्वेंस का कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है तो वो भी बतानी है कि मैनेजमेंट की उसकी असेसमेंट क्या है। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन डेफर टैक्सेस? इसके बाद मेरे ख्याल से हम ब्रेक कर, मेरे ख्याल से टाइम हो गया पर नमाज का। हम्म हम्म देखें, उसमें डिपेंड करता है कि क्या वो एडजस्टेबल है इन द फ्यूचर या नहीं है। जैसे अब ये टैक्स लॉज पे डिपेंडेंट है सारा, कि एंटिटी टू एंटिटी वेरी कर सकता है ना। डेफर्ड टैक्स राइज होगा या नहीं उस डेफर्ड पे? टैक्स देखें तभी अराइज होता है ना जब कोई चीज जिसका कोई फ्यूचर इम्पैक्ट हो। सही अब अगर मिनिमम टैक्स लग गया और बस अब खत्म हो गया, उसकी कोई रिकवरी हो ही नहीं आगे, तो कोई फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस तो उसका हुआ ही नहीं ना। अगर अगर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस है कि आपको ये चीज आगे जाके वो कहता है कि हाँ अलाउड है कि नॉर्मल अगर आपको रिफंड हो जाते हैं तो फिर जो है वो उस पे डेफर्ड टैक्स बनेगा। नहीं रिफंड होगा, वो तो फिर एक इंटायरली डिफरेंट चीज हो गई ना। रिफंड और एडजस्ट हो गया। दोबारा अपना क्वेश्चन समझाएं, रिफंड वाली बात तो डिफरेंट है। अगर उस पे जो मिनिमम टैक्स लगा है वो क्योंकि उसके प्रॉफिट्स नहीं थे इस वजह से लगा है, उसके रेवेन्यू पे लगा है, तो इन फ्यूचर वो उसकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूजुअली एडजस्ट हो जाता है। तो आप अपने बुक्स उस में उसको केस में देखें, वो तो आप उसको तो अपनी बुक्स में दिखा रहे होंगे एज सेपरेट एसेट। एज सेपरेट एसेट ना। सही, उसकी रिकवरी तो कैश फ्लो से लिंक हो गई ना। ठीक होगा। तो वो फिर डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट तो देखें उस पर आएगा ना जब अकाउंटिंग और टैक्स का डिफरेंस हो। यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ कैरी फॉरवर्ड में आ जाती है कि वो फ्यूचर में yes, अवेलेबल नहीं होते आपके yes. पास प्रॉफिट्स टू एडजस्ट दैट कैरी फॉरवर्ड। अगर तो वो कैश फ्लो से कैश फ्लो एडजस्टमेंट है तो फिर थोड़ा डिफरेंट है, तो फिर तो मतलब वो एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन। चने पे मेरे ख्याल से सब चाय पिए और नमाज पढ़े।
स्टार्ट कर दूं लाइव है जी वेलकम बैक एवरीवन सो द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू इज आईस 28 ये डील करता है जो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट्स हों एक एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जॉइंट वेंचर और एसोसिएट किनको कहते हैं तो पहले देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशंस सो डेफिनेशंस में सबसे पहले आ जाता है एसोसिएट अब एसोसिएट कौन होता है एसोसिएट वो एंटिटी है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर सो जॉइंट वेंचर एक वो अरेंजमेंट है जिनमें जॉइंट राइट है दो पार्टीज को नेट एसेट्स के अंदर कि हमने कोई प्रोजेक्ट किया जिसमें मेरी भी वो इक्वल पार्टिसिपेशन है और आपकी भी इक्वल पार्टिसिपेशन है और हम दोनों के पास राइट्स हैं नेट एसेट्स का जॉइंट तो वो जॉइंट वेंचर कहलाया जाता है जॉइंट कंट्रोल क्या होता है सो कंट्रोल के बारे में पहले भी बात हुई होगी सेशंस के अंदर तो जॉइंट कंट्रोल वो चीज है जिसमें आप अग्री करते हैं कि हम दोनों बेसिकली जो भी की डिसीजन मेकिंग होगी वो सारी हम लोग दोनों मिलके करेंगे किसी एक बंदे के पास वो पावर होती है तो वो जॉइंट कंट्रोल नहीं होता वो फिर कंट्रोल होता है और वो फिर आपकी सब्सिडरी क्लासीफाई होती है जहाँ पे जॉइंट कंट्रोल होता है वहां पे आप IAS 28 के तहत इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है सो इक्विटी अकाउंटिंग वो मेथड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जेवीज को अकाउंट फॉर करते हैं उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और जो भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं नेट एसेट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक्विटी अकाउंटिंग किस तरह से फंक्शन करती है सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात की थी हमने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पहले चलें आप लोगों से पूछते हैं क्या होता है आपने वैसे स्लाइड्स में शायद देख लिया हो लेकिन जस्ट आपके दिमाग में क्या चीज आती है व्हेन यू हियर द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सही है ठीक है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वेरी गुड पॉइंट और कोई किसी के दिमाग में कुछ आता हो अच्छा सो 4-5 चीजें जो स्टैंडर्ड ने बताई हैं बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन डिसीजंस के अंदर जैसे आपने कहा डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन मटेरियल ट्रांजैक्शंस अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा हो मैनेजेरियल पर्सनल अगर आपके इस तरह से हो कि आप उनको गाइड करें या आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें आप कोई बहुत ही की सप्लायर हैं अच्छा बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन किस तरह डिटरमिन हो सकती है बोर्ड की मीटिंग के अंदर आपके कितने वोट्स हैं वही आपका जो पॉइंट था शेयर होल्डिंग वाला अगर आपके अंदर आप बोर्ड मीटिंग के अंदर 20% या 20% से ज्यादा का राइट रखते हैं तो इट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ आपका एक यानी कि वो है आपकी बात की एक अहमियत है बनस्बत एक 1% वाले के जो कि जनरल मीटिंग अटेंड करने आता है तो वो जाहिर है उसकी बात की वो शायद वेटेज ना दी जाती हो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन तो कोई भी जो की डिसीजंस हैं कि मैंने एक्सपेंशन करनी है कंपनी सोच रही है कि एक नई जोग्राफिकल मार्केट में चले जाएं या कंपनी सोच रही है एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर लें अगर इस डिसीजन मेकिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इट मींस कि आपका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इन शॉर्ट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो कि की डिसीजन मतलब आपकी मर्जी के बगैर अगर लिए जा रहे हैं तो इट मींस कि शायद आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है और अगर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आपको आपकी बात को इन शॉर्ट कोई अहमियत देता है तो इट मींस कि आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं अच्छा फिर एक और चीज कुछ एडिशनल ये क्राइटेरियाज हैं लेकिन ये आपको काफी डिटेल में इसको असेस करना होता है कि अगर आपका जो इंडस्ट्री है वो मेजर ट्रांजैक्शन की वजह से आप पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिटर कर सकता है लेकिन अगेन इसमें आपको ना सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं देखना होता है आपने सारी चीजें देखनी होती हैं कि क्या उसकी बेसिस पे मैं उसकी कोई डिसीजन मेकिंग तो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता यानी मैं अगर उसको कोई बहुत की सप्लायर हूँ या उसकी मेजर ट्रांजैक्शन मेरे साथ हैं लेकिन ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काफी सारे लोगों के साथ भी हो सकती हैं क्या उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि क्या मैं कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई इन्फ्लुएंस कर सकूं अगर इस तरह की कोई चीज है तो इट कैन मीन कि आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है फिर आप अपने मैनेज जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे और आपने कहा कि यार मेरी मर्जी का फलाना डायरेक्टर है ये तो लगा दो जरा इट मीन्स कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर आ गए और आप इसको कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अगर आप मैनेजमेंट पर्सनल को सेकॉन्ड कर सकते हैं कि वो जाके फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाए मैनेजरियल पॉलिसीज बनाए तो इट मीन्स कि ये भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं उसके अंदर कैटेगरी के अंदर ये आ सकता है और अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी पे रिलाय करते हैं
अब आप फॉर एग्जांपल आप एक टेक कंपनी है और आप उसकी टेक्नोलॉजी, आप वो एक बंदा है आपका सप्लायर, वो आपको लेट से या आपका आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, मगर बहुत ज्यादा शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि 20% नहीं है लेट से, लेकिन आप उसको कोई बहुत टेक्निकली कोई बहुत ऐसी चीज दे रहे हैं जो आपके अलावा शायद कोई नहीं देता उसे, तो इट वुड मीन कि शायद आपका कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और उसकी बेसिस पे अगर आप डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये चीजें आपने ना कोई एक उसमें नहीं देखनी कि यार एक मैं टेक्निकल इन्फो देता हूँ और मैं बहुत की सप्लायर हूँ तो इट मीन्स के मेरा सिग्निफिकेंस बन गया। इसमें आपने इसकी बड़ी डिटेल असेसमेंट होनी चाहिए कि क्या सारे फैक्ट्स ये बात को प्रूव करते हैं कि मेरे पास जो जो भी पावर या जो भी इन्फ्लुएंस मेरे पास है मैं उसको एक्सरसाइज कर भी सकता हूँ या नहीं। अगर मैं कहता हूँ हाँ मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बातें करने के लिए तो मैं कहता हूँ हाँ यार है, लेकिन बोर्ड में मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिमिलरली मेरी बात को जब मैं करता हूँ तो कोई अहमियत नहीं देता, या मेरी मर्जी के बगैर लेट से वो कंपनी एक नई जोग्राफिकल लोकेशन में चली जाती है, तो आपने ये भी देखना है कि वो उसका एक्सरसाइज भी हो रहा हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपने डिटरमिन कर लिया कि मेरा एक कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और मेरी ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अब मेरी इक्विटी अकाउंटिंग इसके अंदर शुरू हो जाएगी। तो आपने कॉस्ट इनिशियल रिकग्निशन आपने करनी है उसकी कॉस्ट पे। अब कॉस्ट के अंदर जाहिर है परचेज जो भी आपने उस शेयर को खरीदने के लिए जो भी प्राइस पे की है वो, फिर कोई डायरेक्ट कॉस्ट अगर हैं वो, फिर कुछ शेयर डील्स के अंदर कंटिंजेंट कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप कहते हैं कि यार आपके आज अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस लेट से इतने यूनिट्स वो फ्यूचर में अगर बनाएगी तो मैं आपको इतने पैसे और ज़्यादा दे दूंगा, तो उसका जो भी इनिशियल असेसमेंट है वो आपने इनिशियल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। अच्छा, और फिर जो है ना आपने उस कॉस्ट को उसकी प्रोपोर्शनेट फिर वैल्यू से वो करना है कंपेयर। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि कंपनी के फेयर वैल्यू बनती है 1,000 रुपीज और मैंने उसका 20% एक्वायर किया है, कंपनी का 1,000 का 20% बनता है 200 रुपीज, वेयर एज मैंने इसको एक्वायर किया है 250 का, तो इट मीन्स देयर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ गुडविल जो कि आप नॉर्मल एक सब्सिडरी के एक्विजिशन के टाइम पे उसको सेपरेटली गुडविल के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट बन जाता है, उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट से एक रिवर्स सिनारियो हो कि मेरे 200 बनती है फेयर वैल्यू उसकी प्रोपोर्शनेट, मगर मैंने 150 का एक्वायर कर लिया, तो नाउ इट मीन्स कि आपने एक चीज सस्ते में खरीद ली, आपको एक महंगी चीज सस्ते में मिल गई, तो वो किस आप कोई अलाउड है कि आप उसका जो भी गेन आता है उसको कंपेयर करें और पीएनएल में गेन को ले जाएं इनिशियल फर्स्ट डे गेन के तौर पे। जी। हम्म 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 हम्म। उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंस करने के लिए, सो दोबारा ठीक है, ठीक है, जो भी इनिशियल वो है उसको तो कर सकते हैं, मगर जो फ्यूचर का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं लेट से, वो तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगेन, वो फिर हाँ वो तो फिर दूसरी उसमें चली जाती है ना, वो डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली फिर आ जाएगी ना आपकी। और अगर आपने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेट से अपना इशू किया है तो वो वाली भी चीजें, वो फिर चीजें, लेकिन IS 32 था आई थिंक पुराना, मेरे मुझे उसका नाम वो एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो उसके अंदर अकाउंट फॉर अलग से होता है। अच्छा जी, फिर आ जाते सब्सिक्वेंटली उसको कैसे लेके चलना है। अब आपने आज उसको फेयर कॉस्ट में रख लिया, कॉस्ट के बाद आपने पहले तो सबसे पहले आपने कॉस्ट ऐड कर दी कि आज मैंने 200 का एक्वायर किया लेट से, उसके बाद जो भी उसके पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स हैं, अब मैंने आज एक एसोसिएट एक्वायर किया, उसका साल का प्रॉफिट मुझे आया लेट से 500 रुपीज, तो मैंने 20% एक्वायर किया हुआ था, तो 500 का 20% 100 रुपये में अपने पास इन्वेस्टमेंट में ऐड करता जाऊंगा, और उसके जो भी सब्सिक्वेंट चेंजेस जो OCI है, सिमिलरली OCI का शेयर भी अपने पास अपने OCI में लेता हुआ जाऊंगा। फिर कोई अगर पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी चेंज, सो इन शॉर्ट आपने जो भी उसकी नेट एसेट्स के अंदर चेंजेस हैं उसको अपने पास लेके आना है, जो नेट एसेट्स की चेंजेस थ्रू PNL हैं, बिकॉज ऑफ PNL है तो उसको अपने PNL में लेके जाना है, जो बिकॉज ऑफ OCI है उसको OCI में लेके जाना है, और जो कुछ चेंजेस हैं जो कि अदर इक्विटी, जैसे फॉर एग्जांपल जो इक्विटी ड्रिवन है वो फिर आप अपने पास इक्विटी के अंदर उसको लेके जाएंगे। अच्छा जी, फिर अगर आपको कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता जाएगा, और जो भी आपका इंटर कंपनी अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो उसका जो भी सिर्फ अनरियलाइज्ड गेन लॉस है उसको आपने एलिमिनेट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने एक एसोसिएट को एक चीज़ बेची या आपने उससे कोई चीज़ खरीदी,
उसका सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि अनरियलाइज्ड है वो आपकी बुक्स में से एलिमिनेट होना चाहिए। जो अगर फर्दर बिक गया आगे, मतलब ट्रांजैक्शन ऐसे है कि मैंने एसोसिएट को बेचा, एसोसिएट ने भी आगे भेज दिया, तो जो रियलाइज होगी ट्रांजैक्शन उसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है। जो आपने, लेकिन जो रियलाइज नहीं हुई, जो भी अभी भी एसोसिएट के पास पड़ा हुआ है, तो उसका जितना अनरियलाइज गेन का कंपोनेंट आपसे पर्टेन करता है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा जी, फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर आ जाता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में असेस करना है कि कोई इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स तो नहीं है, और अगर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कोई उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी बुक्स में भी ज़्यादा कैरी हो रहा है और लेकिन उसकी रिकवरी अमाउंट कम है, तो जस्ट लाइक एवरी अदर एसेट इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है और आपने उसकी इम्पेयरमेंट को रिकॉर्डिंग कर ली। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इंटर कंपनी के बैलेंसेज एलिमिनेट नहीं करने हैं। कभी कुछ मैं भी शायद शुरू में थोड़ा सा इस बारे में बहुत कंफ्यूज होता था कि सब्सिडरी की तरह ना, मैं सोचता था कि शायद ये भी एलिमिनेट हो जाने चाहिए सारे। तो सब जब भी वो एफआर के क्वेश्चंस करता था तो हमेशा इस सवाल में गलती करता था कि इसको मैं एलिमिनेट करता था सारे, जो भी इंटर कंपनी लेट से कोई लोन्स हैं या कुछ तरह की चीजें। तो आपने बैलेंसेस को एलिमिनेट नहीं करना, सिर्फ अनरियलाइज पोर्शन ऑफ द गेन लॉसेस को एलिमिनेट करना है ट्रांजैक्शन के अंदर। जो भी आपका बैलेंस, आपने लोन लिया हुआ है या सब एसोसिएट से लोन लिया हुआ है, इन दोनों केसेस में वो लोन एलिमिनेट नहीं होंगे, सिर्फ अनरियलाइज गेन लॉस का पोर्शन एलिमिनेट होगा हर ट्रांजैक्शन का। अच्छा, अब लेट से आपकी बुक्स में एसोसिएट, आपकी बुक्स में इस वक्त कैरी हो रहा है 200 रुपीज़ का, लेकिन अगले साल कुछ बहुत बुरे हालात हुए और एसोसिएट जो है वो, उसका जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस होगा, वो लेट से 300 आया। तो इस केस के अंदर अब आपको क्या है कि आपने सिर्फ आप 200 तक जो है वो करेंगे अपना रिकॉर्ड। जितना आपकी बुक्स में कैरी हो रहा है, मतलब आपका एसेट नेगेटिव नहीं होगा। इन शॉर्ट, मेरे पास 200 का एसेट है इस वक्त और मुझे लॉस 300 का आ गया, तो स्टैंडर्ड कहता है कि 200 तक वाला रिकॉर्ड कर लें आज, फिर फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स आएंगे तो उसके अगेंस्ट उस लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब लेट से अगले साल हालात अच्छे हो गए और सब्सिडी ने, एसोसिएट ने मुझे 150 का प्रॉफिट दे दिया, तो अब 150 में सारा नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं, इन शॉर्ट 50 रिकॉर्ड करूंगा। जो पुराना लॉस था अनरिकॉर्डेड वो एडजस्ट करके जो रिमेनिंग 50 का कंपोनेंट है वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, चेंज इन ओनरशिप। सो इसमें क्या सीन है कि आपने ये देखना है कि मेरी, अब इसमें डिफरेंट सिनारियोज मैंने बनाए हुए हैं कि अगर मेरी ओनरशिप चेंज होती है तो उसमें किस तरह से आपने अकाउंटिंग इसकी करनी है। अगर मैंने ओनरशिप बढ़ा ली, मैं आज 25% ओन कर रहा था, मैं 35 पे ले गया, तो अब जो इसमें की डिस्टिंक्शन है ना, वो ये देखनी है कि क्या ऐसा तो नहीं मैंने कंट्रोल ऑब्टेन कर ली। अब कंट्रोल ऑब्टेन करने की बहुत सारी और जो सारे क्राइटेरियाज हैं जो जिसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बट वो आई एम श्योर के जो IFRS 10 के सेशन हुए उसमें डिटेल में बता दिया गया होगा। तो पहले तो ये डिटरमाइन करें कि कंट्रोल तो नहीं ऑब्टेन कर लिया। अगर ये डिटरमाइन हो जाता है कि नहीं, कंट्रोल नहीं ऑब्टेन किया, तो आपका एसोसिएट ही रहेगा। आप क्या करेंगे, उसको एग्जिस्टिंग अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर एग्जिस्टिंग न्यू कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। और अगेन वही वाला जो काम हमने पहले दिन किया था ना कि फेयर वैल्यू से मेजर करना है, उसको आज के दिन भी करेंगे कि आपने कंपेयर करने के यार मेरी ओनरशिप इस वक्त इस एसोसिएट के अंदर इतनी है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट शेयर इतना बनता है, तो जो भी डिफरेंशियल होगा गेन लॉस का वो अब आपका पीएनएल के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली सेम केस है कि अगर ओनरशिप डिक्रीज हो जाए 35 से 25 पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि वो जितना कॉम्पोनेंट है उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, फेयर कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और गेन लॉस अगेन पीएनएल में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आएगा डिस्पोजल, कि अब 35 से आप 0 पे चले गए, ये चलो 0 पे नहीं भी जाते, प्रॉब्ली 15 पे चले आते हैं। बेसिकली जहां भी आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को लूज कर दें, जहां आप डिटर्मिन करें कि मेरी अब अब मेरी ओनरशिप चेंजेस हुई हैं, तो दो चीजें आपने ना हमेशा देखनी है। अगर इंक्रीज किया तो क्या कंट्रोल तो नहीं ऑब्टेन कर लिया, और अगर डिक्रीज की ओनरशिप तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खो तो नहीं दिया। तो ये दोनों इसमें की परसेंटेजेस जो है वो भी थोड़ी बहुत एक इंडिकेटिव होती हैं, मगर अगेन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी हुआ है कि 5% भी है लेकिन एसोसिएट है, और ऐसा भी हुआ है कि 35 है शायद लेकिन एसोसिएट नहीं है। तो ओनरशिप मतलब बहुत अनलाइकली होती हैं इस तरह के सिनारियोज, लेकिन ऐसे भी चीज़ें हो भी जाती हैं। तो आपने हमेशा ये देखना है कि यार क्या मेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि ना मुझे IAS 28 फॉलो करने की अब जरूरत नहीं है। तो जब मेरा ये डिटर्मिनेशन हो जाए तो आपने इक्विटी अकाउंटिंग को बंद कर देना है। जितनी भी मेरे पास बुक्स में इन्वेस्टमेंट की अभी अमाउंट पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को, उसको डी-रिकग्नाइज कर लें, जितने पैसे आपको मिलने हैं कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर लें, जो गेन लॉस है वो पीएनएल में चला आएगा।
हाँ, अब इसमें जो लास्ट कंपोनेंट है वो ये है कि जो पुराना OCI पड़ा हुआ था आपका आपकी बुक्स में रिलेटेड टू दैट एसोसिएट, उसकी रिसाइकलिंग अब PNL के अंदर हो जाएगी। इससे पहले किसी सिनारियो में हमने रिसाइकलिंग नहीं करनी। रिसाइकलिंग सिर्फ तब होगी जब आप ये डिटरमिन कर लेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका चला गया। किसी का कोई क्वेश्चन? मैं एक बार क्विकली चैट भी जी, क्वेश्चन है कि वुड बी रिवर्स सेल्स एंड कॉस्ट फॉर PNL ट्रांजैक्शंस। तो इसका जवाब ये है कि जितना अनरियलाइज्ड कंपोनेंट है ना आपका, वो सिर्फ इसमें से एलिमिनेट होता है। इस तरह सब्सिडी के केस में क्या होता है कि 100% सेल्स एलिमिनेट हो जाती है, 100% कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। इस तरह का काम आपने यहाँ नहीं करना। ये सिर्फ एलिमिनेशन सिर्फ तब होती है जब कोई अनरियलाइज्ड का कंपोनेंट हो, तो आप जो उस वाले केस में आपने एलिमिनेशन करनी है। किसी और का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो तो वो पूछ सकता है। चाहे मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के सवाल नहीं है, सब समझ आ गए। तो थैंक यू सो मच, और आई थिंक आई विल आज यहाँ बात। थैंक यू।